राम 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 भाई। राम। राम राम जी। राम राम सबको। राम राम, नमस्ते। राम राम सर। राम राम भाई, राम राम जी। सब लोग अच्छे हैं भाई? हाँ जी जी, बहुत। बढ़िया। ओके। तो आज जो है ऑर्गेनन है ना भाई? नहीं, आज और आज तो अब शायद। बुधवार है। हाँ जी। बुधवार है तो जीएनएम ही है। हम्म। और जीएनएम में 134 हो गया था नहीं? हाँ। मुझे लग रहा है वे पढ़ेंगे शायद ना। भैया। वेरिकोज वेन पढ़ेंगे हाँ, शायद। वेरिकोज वेन ही मुझे लग रहा है। हम्म। ठीक है, और आइडिया देगा कोई भाई, कोई बच्चा? जी बॉस, वेरिकोज वेन से होगा। वेरिकोज वेन है तो डेट है आज 15, 15 जनवरी 2025। इसमें कह रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स, ब्रैकेट में बोला वेरिसीज। हम्म। ये खूब पढ़ते हैं कॉलेज डेज में भी, और वैसे भी बहुत जिक्र आता रहता है। हम्म। एसबीएस के बारे में कह रहे हैं कि एसबीएस इसमें होगा मोमेंट रिलेटेड सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। जैसा हम्म। कि पिछले दो पैथोलॉजीज में दिखा रखा, थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस में और थ्रोम्बोसिस में, ऐसे ही हम्म। इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। मोमेंट रिलेटेड सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। मोमेंट का मतलब आगे बढ़ना, आगे कुछ मूव करना जीवन में, अपने काम में या किसी भी पहलू में। द हम्म। जर्मन वर्ड क्रैम्फेडर, CRAMPFADER, क्रैम्फेडर जर्मन वर्ड वेरिकोज वेन के लिए क्रैम हम्म। हेडर लिया जाता है। कम्स फ्रॉम द हम्म। ओल्ड हाई जर्मन क्रिम्फेन, हम्म। इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा। ये हम्म। क्रैम्प हेडर ओल्ड हाई जर्मन हम्म। क्रिम्फेन से लिया गया हम्म। है। फ्रॉम विच द इंग्लिश वर्ड बैंड इज हम्म। आल्सो डराइव्ड। तो बेसिकली जर्मन में तो वेरिकोज वेन को क्रिम्फेन से लेकर के क्रैम्फेडर से जोड़ते हुए लिया गया है, और इंग्लिश में इसको बोला गया है बैंड, BEND, बैंड। इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं इसको। ये निकल के आया। हम्म। बैंट वेन्स वुड परहैप्स describe द सिम्टम्स बेटर। कह रहे हैं जो बैंट वेन्स हैं, यद्यपि ये सिम्टम्स के आधार पर हम्म। अच्छे से डिस्क्राइब होती हैं। हम्म। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं बॉल एंड चेन सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। हम्म। कॉन्फ्लिक्ट इसमें होगा बॉल एंड चेन की वजह से सेल्फ हम्म। वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। एग्जाम्पल कह रहे हैं द 59-year-old patient is looking forward to the freedom she will have when she retires। हम्म। 59-year-old पेशेंट है जो कि लुकिंग फॉरवर्ड द फ्रीडम, फ्रीडम के लिए आगे को लुकिंग फॉरवर्ड कर रही है। शी विल हैव व्हेन शी रिटायर्स, कि हम्म। भाई वो रिटायर होगी तो उसे आजादी मिल जाएगी। ये ऐसा देखती है अपने आप को आगे के लिए। शी हम्म। इज ऑलरेडी प्लानिंग ट्रिप्स एंड अदर एक्टिविटीज। उसने हम्म। ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है ट्रिप्स पे जाने की और दूसरी एक्टिविटीज के लिए। 2 years हम्म। आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ हर रिटायरमेंट हर मदर बिकम्स डिसेबल्ड। हम्म।
जैसे वो रिटायर हुई, रिटायर होने के बाद 2 साल बाद उसकी माता डिसेबल हो गई। और उसने क्या क्या सोच रखा था कि मैं ट्रिप पे जाऊंगी, मैं दूसरी एक्टिविटीज करूंगी रिटायर होने के बाद। Although her mother is in a home, nothing will come from the parents' trips because she has a bad conscience when she doesn't visit her mother often। इसमें कह रहे हैं although her mother is in a home, हालांकि उसकी माँ एक घर में रहती हैं, nothing will come from the patient's trip, nothing will come from the patient's trip। पेशेंट जो है वो कहीं पेशेंट्स ट्रिप का मतलब है कि पेशेंट का कहीं बाहर ले जाना, एक तरह से नहीं हो पाता है। हाँ बेटा। बस जो पेशेंट वो बाहर प्लान कर रही थी अपना ट्रिप्स को ना, हाँ उसके लिए कि वो हाँ जो घूमना यस बिल्कुल ओके ओके, उसकी वजह से, माँ की वजह से। हाँ पेशेंट तो ये हुआ ना हैमर साहब के लिए। तो अब जो है वो ट्रिप्स के लिए कुछ हो नहीं पाया मान लो, बिकॉज शी हैज ए बैड कंसाइंस व्हेन शी डज नॉट विजिट हर मदर ऑफन। क्योंकि अगर वो अपनी माँ को नहीं देखने जा पाती थी तो उसे बैड कंसाइंस आती थी, इसलिए वो उसकी ट्रिप्स धरी की धरी रह गई। शी परसीव्स हर मदर एज ए बॉल चेन, उसने अपनी माता को ऐसे महसूस किया जैसे बॉल चेन उसके लिए हो। द कॉन्फ्लिक्ट पार्टली कम्स इनटू हीलिंग व्हेन शी इज एबल टू मैनेज द सिचुएशन बेटर। कॉन्फ्लिक्ट जो है पार्टली वो हीलिंग में आया जब उसने सिचुएशन को मैनेज करना कि में सक्षम हो गई वो अच्छे ढंग से। ओवर द इयर्स शी गेट्स वेरिकोज वेन्स। तो भैया फिर जो है तभी कुछ वर्षों में कह लो फिर उसको वेरिकोज वेन्स हो गई। तो हीलिंग में आया ना ये वेरिकोज वेन यहाँ। जी 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 इसलिए आया क्योंकि उसने अपना आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए अपना आप को सिचुएशन के लिए बेटर बना लिया। फेस ए रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट हैंगिंग हीलिंग द वेन्स ग्रेजुअली इनफ्लेम्स गोज टू थिकनिंग ऑफ द वेन्स। हैंगिंग हीलिंग में वेन्स ग्रेजुअली इनफ्लेम होती गई और फिर इसका परिणाम हुआ कि वेन्स जो है वो ठीक हो गई। द वेन walls are also affected by this SPS, which leads to scarred degeneration। उसकी वजह से फिर वो लीकी हो गए। तो बेसिकली जब वो थिकनिंग ऑफ वेन हो रही थी तो उसके वाल भी, वेन के वाल भी अफेक्टेड हुए इस सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोग्राम के तहत, जिसकी वजह से वहां पर स्कार्ड डिजनरेशन हो गया। फिर ये गोज टू लीकी, फिर ये लीक होने लगे। लीकी वाल्स कैन नॉट होल्ड अप टू द कॉलम्स ऑफ ब्लड। फिर इसकी वजह से क्या हुआ अमित भाई, ये भी लीक होने लगे, वाल आपस में सही से बंद नहीं कर पा रहे थे वेन्स को, तो ये ब्लड का कॉलम को ऊपर रोक नहीं पाए। बिल्कुल। उसकी वजह से फिर क्या हुआ, वाइडनिंग थिकनिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द वेन्स। फिर वाइडनिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाती है वेन्स की, जो वो कॉलम ब्लड का नीचे की तरफ को ठहरता है, और फिर ये सबका रिजल्ट हो जाता है वेरिकोज वेन्स। तो एक तरह से वेरिकोज वेन्स की अमित शर्मा भाई हाँ जी क्या है ये पैथोफिजियोलॉजी, इसका भी यहाँ पे एक एहसास मिला कि पहले तो वाल, हाँ वाल लूज हो गए, लीक हो गए,
जिसकी वजह से हाँ जी। कॉलम ऑफ ब्लड नीचे की तरफ भी प्रेशराइज हो गया, जिसकी वजह से वाइडनिंग, थिकनिंग, ट्विस्टिंग ऑफ वेन हो गई, और इसी को कहा गया फिर वेरिकोज वेन्स। हाँ जी, ये देखिए कलम भाई ने बहुत अच्छा इसका डाला था, और सर लोग इसको कहते हैं सब बच्चों को बॉल चेन कॉन्फ्लिक्ट। ये है हाँ। बॉल चेन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हम्म, जैसे आपके पैर में बेड़ी बांध दी जाती है, या एक पैर में बॉल बांध दी, बहुत भारी चीज, और तुम्हें अब जबरदस्ती चलाया जा रहा है, तो आप चलना नहीं चाह रहे हो और जबरदस्ती आपको चलाया जा रहा है, या आप बहुत थक गए हो, तब भी आपको प्रोस्ट्रेशन वाली कल अमित भाई ने जो डाली थी ना, हम्म। ये है बॉल चेन कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, इसमें शुरू में कहा भी यही है अमित भाई, आप शायद अभी आए हो। कॉन्फ्लिक्ट में इसमें यही कहा है कि बॉल एंड चेन सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, और बिल्कुल सही एहसास है आपका। इसमें इंसान को ऐसा लगता रहता है जैसे कि उसके पैरों में बेड़ियां बांध दी या कोई वजन बांध दिया कि अब चल। हाँ, रिमार्क कर रहे हैं यहाँ पर, डॉक्टर हैमर सेज दैट वेयर देयर इज थिकनिंग ऑफ द वेन्स द इनवॉलेंट्री, इनके ब्रैकेट में स्मूथ वेसल मसल्स कुड आल्सो प्ले ए रोल, थिकनिंग इन द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज whereby nature balances out the thinning of the vessel walls। यहाँ पे टिप्पणी में कह रहे हैं कि हनीमैन साहब ने कहा कि यहाँ पर जो थिकनिंग ऑफ वेन्स हैं उसमें इनवॉलेंट्री यानी कि स्मूथ वेसल मसल्स भी जो है वो एक रोल प्ले कर सकती हैं। थिकनिंग इन द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में वो थिकंड होंगी, वेयर बाय नेचर बैलेंसेस आउट द थिनिंग ऑफ द वेसल वॉल, जिसके द्वारा ये बैलेंस किया जाता है, नेचर बैलेंस करती है थिनिंग होने को वेसल वॉल की। तो इस वेसल वॉल थिन हो रही है, तो इसलिए यहाँ जो इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल हैं वो ठीक हो जाती हैं इसको रोकने के लिए। द इनवॉलेंट्री इनके स्मूथ मसल्स रिमेन थिकंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एसबीएस गोज टू थिकंड बेंट वेन। और जब एक्टिव फेस में ये इनवॉलेंट्री मसल थिक हो रही थी उसको कंपनसेट करने के लिए या रोक के रखने के लिए, जब वो चला जाता है एसबीएस, उसके बाद ये सर्कुलर मसल्स या कह लो इनवॉलेंट्री मसल ये थिकंड ही रह जाती हैं, तो इस वजह से फिर थिकंड बेंट वेन के रूप में ये बनी रहती हैं। तो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद, एसबीएस खत्म होने के बाद वो अपनी शेप में क्यों नहीं आती वेन, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि जो इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स हैं ये थिकंड ही बनी रहती हैं। कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट एंड साइड, मदर चाइल्ड और पार्टनर की, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट ब्रैकेट में कह रहे हैं आल्सो इंजरीज। तो लोकल कॉन्फ्लिक्ट में हालांकि परसेप्शन नहीं आता, परसेप्शन को लेते हैं हम साइड के मामले में, मदर चाइल्ड और पार्टनर, और हैंडेडनेस के मामले में राइट और लेफ्ट को लेकर के। थेरेपी में यह कह रहे हैं फाइंड आउट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स are and if possible resolve them in real life so that the hanging healing can come to an end। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट मिलता है या ट्रैक मिलता है तो उसको रिजोल्व करो लाइफ से अगर संभव हो सके, ताकि हैंगिंग हीलिंग जो है वो अपने परिणाम तक पहुंच सके। बिल्कुल। गाइडिंग थॉट्स कह रहे हैं इसमें कि आई एम ए फ्री एंड इंडिपेंडेंट एज ए बर्ड ऑन द विंग आई लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज weighing me down, I can do and not do whatever I want। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं कि बंदा अपने आप को सोचे कि आई एम ए फ्री एंड इंडिपेंडेंट एज ए बर्ड ऑन द विंग, जैसे एक चिड़िया खुले अपने परों के साथ आजाद होती है, फ्री होती है, मैं एक आजाद पंछी
की तरह ही हूं. आई लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज वेइंग ऑन मी. मैं लेट गो करूंगा उस हर चीज को जो मेरे ऊपर, जिसने मुझे दबाया हुआ है, जो मुझे भार बनी हुई है, उससे मैं छुटकारा पाऊंगा उस हर चीज से. आई कैन डू बिल्कुल. एंड नॉट डू वट एवर आई वेंट. मैं कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, और मैं नहीं करूंगा जो मैं नहीं चाहता. मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी वाला गाना यहाँ सेट हो रहा है. आई कैन डू एंड नॉट डू वट एवर आई वांट. जो मेरी इच्छा, मैं जैसे कर सकता करूं या ना करूं. फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग एटसेट्रा इसमें बताइए. सपोर्टिंग स्टॉकिंग्स, हाइड्रोजन peroxide 3% स्ट्रेंथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. एल्कलाइन फूड को यहाँ रिकमेंड किया है, जो हम लोग भी करते हैं, स्पेशली बकवीट, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, ओमेगा 3 मिलता है उसमें. कीपिंग बॉडी वेट लो. डू नॉट सिट और स्टैंड फॉर टू लॉन्ग. एलिवेट लेग्स ऑफन. नी कैप, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, कोलोइडल सिल्वर इंटरनली एंड एक्सटर्नली. लिम्फेटिक ड्रेनेज, मसाज, सुजलर साल्ट्स 4, 9, 11 जो है. गार्लिक एंड लेमन ड्रिंक क्योर. एक है CAYCE, शेशी. अप्लाई मुलिन लीव्स पोल्टिस एंड ड्रिंक मुलिन टी. लिनीमेंट्स और पोल्टिस विद कोल्ड ओक बार्क डिकॉक्शन. ओक बार्क, बड़ का पेड़ होता है ना ओक, तो अमित शर्मा, OAK. आंखें का ओक, आंखा है ओक, शायद OAK ना, आंखें का. अच्छा, ओके. बर्टोफाइकस वाली आती है ना, बर्टोफाइकस है. अरे ओक का है, आंखों का. आखा आखा आंखें की जो बार्क है उसका डिकॉक्शन. एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी होगी इसकी, जो थोड़ा खींच के रखती है उनको. सर्जरी के लिए कहा है, एसेक्स इफ कंप्लेंट्स मेक इट नेसेसरी. नेचुरली द मोस्ट जेंटल वे द बेटर. परफॉर्म सर्जरी एट ए स्टेज दैट इज नाइदर too early nor too late. The measures above are right also for the time after surgery. अगर सर्जरी की जरूरत भी पड़े तब कराओ, और जो ऊपर जो मेजर बताए हैं वो तब भी चाहिएंगे वहां पर. ठीक है भाई, और कुछ पॉइंट रखना है किसी भाई को? बट यहाँ पे जो हीलिंग फेज में आया, ये क्यों आया? मतलब कैसे उसने बेटर किया अपनी सिचुएशन को, ये समझना है. हाँ, बेटर इसलिए ऐसे किया कि हमारे सामने कोई भी टास्क आती है तो जाहिर सी बात है कि हम उसके सामने हमारे दो ही संभावनाएं हैं, या तो हम फाइट करें या फ्लाइट करें. तो जब हम फाइट करेंगे तो हम अपने टिश्यू को स्ट्रेंथन करेंगे, और जब हम फ्लाइट करेंगे तो हम उसको लूज करेंगे टिश्यू को. तो बेसिकली यहाँ पर चूंकि उस महिला को अपनी माँ को मैनेज करना था उस सिचुएशन को, तो उसने अपनी जो ये वेन्स हैं इसमें स्पेशली बताया, जो कि बाल चेन कॉन्फ्लिक्ट ले रखा था उसकी साइकी ने, वहां पर सर्कुलर मसल को स्ट्रेंथ करा, और स्ट्रेंथ पैरेलल चला. शुरू में तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में थी तो जाहिर सी बात है कि थिनिंग ऑफ मसल हुई, उसकी लूजनेस हुई उसकी. लेकिन जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ और उसने अपने आप को सक्षम पा लिया डॉक्टर संगमित्रा, तो यहाँ पर जो है दो चीजें आई. एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल आएगा जो थिन हुई थी, और दूसरा वहां पैरेलल ये चल रहा था जो इसमें आया है कि वहां पर जो सर्कुलर मसल हैं, जो स्मूथ मसल हैं, वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही थी वहां पर. इसलिए स्ट्रेंथन कर रही थी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में भी कहीं रप्चर ना हो जाए.
रप्चर को रोकने के लिए। उधर तो वाइडनिंग हो ही रही थी, अंदर से लूज होके जो जो वाल वगैरह इनसफिशिएंट हो गए, लेकिन पैरेलल उसको कहते हैं ना, सिचुएशन को दूसरी तरफ थामने के थामने के लिए कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में तो स्मूथ जो मसल्स हैं वो थिकन कर रही थी साथ साथ। तो ये जब वो हीलिंग आई तो हीलिंग के बाद वो अंदर की जो रिपेयरिंग है इनर वाल की वो तो रिप्लेस हो गई, लेकिन जो एक्टिव फेस में सर्कुलर मसल थिक हो गई थी वो अपनी जगह नहीं आ पाई। वो थिन नहीं हुई दोबारा से जिसको नॉर्मल होना था, तो फिर उसकी वजह से वो फिर बनी रह जाती है एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी वेन की, बेंट वेन के रूप में। तो ऐसे है कुछ। हाँ, तो बेटा हीलिंग तो आना ही था। हीलिंग तब आया जब उसने अपने आप को सक्षम बना लिया उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, है ना अमित शर्मा? हाँ, ढाल लिया। हाँ संमित्रा, बात समझ में आई। बिल्कुल, देखो पहले तो हमारे को डिवैल्यूड किया गया, या मेरे को ये हो रहा है कि मेरे पैरों में जान नहीं है। हाँ। आपके पैर चल नहीं पा रहे, या तो आपको किसी ने बांध दिया या जान नहीं है। हाँ। जान हमारे पास कहाँ से आएगी? या तो मसल मास बढ़े या हमारी जान आएगी ब्लड सर्कुलेशन से। तो दोनों लेवल पे काम करना शुरू हुआ कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी हुआ और मसल मास इसीलिए बढ़ा कि जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और सर्कुलेशन तो बढ़ जाएगा, मसल हमारी पतली रह गई, हमारी मसल मास कम रह गया, तो वो ब्लड फिर लीक हो जाएगा, फिर उसका फायदा क्या होगा? हाँ। वो ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो बॉडी ने ये कहा कि काम कर, दोनों ही चीजें बढ़ाते हैं हम, इसीलिए उन्होंने कहा कि मसल मास को बढ़ाते हैं ताकि इसमें ताकत भी आए और अंदर से वाइडनिंग इसीलिए हो रही है कि ज्यादा ब्लड फ्लो हो। हाँ, नहीं बिल्कुल, और यह तो बहुत अच्छी बात आ गई अमित शर्मा आपके भाव से। बेसिकली ये जो सर्कुलर मसल्स का जो काम है ना डॉक्टर संघमित्रा, ये ब्लड को आगे की तरफ को पुश करने का है, कॉन्ट्रैक्शन करके। ये जब ये सिकुड़ेंगी तो नैरोइंग आएगी, और नैरोइंग जब आएगी किसी भी वेसल में तो जो उसका ब्लड कॉलम है या फ्लूइड है वो आगे की तरफ को पुश होता है नैरोइंग की वजह से। चाहे वो यूरिथ्रा को ले लो, चाहे जब यूरिन को बाहर पुश करना होता है ना। तो बेसिकली इसकी जो फिजियोलॉजी है सर्कुलर मसल की, इसकी कोशिश रहती है कि वो जो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको आगे की तरफ पुश करूं। तो ये उस चूंकि पुश वेन में हो नहीं रहा, वाल लूज होने की वजह से कॉलम नीचे की तरफ को प्रेशर कर रहा, तो फिर ये कंपनसेटरी ये सर्कुलर मसल और थिक करेगी बॉडी, ताकि इस कॉलम को मैं आगे की तरफ को खिसका सकूं। ठीक है। तो ये वहां इसलिए भी एक तो लीक रोकने का भाव आ रहा था, लेकिन लीक रोकने के साथ साथ जितनी भी सर्कुलर मसल्स हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन की हो, चाहे यूरिथ्रा की हो, चाहे किसी भी ट्यूब की हो, वो उसकी फिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन इस करके आगे की तरफ को मूव करने में मदद करती है, उसमें जो कंटेंट होता है उसको, तो उसको आगे को मूव करने के क्रम में ये उसे थिक कर लेगी बॉडी। हाँ, और मजे की बात, जब रिजोल्व हो गया कॉन्फ्लिक्ट, तो अब जब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया, तो अब वहां पर उतनी मजबूत होने की इसे जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये थिक हो चुकी है तो ये दोबारा से रिवर्स नहीं हो पाई अमित शर्मा, थिनिंग नहीं हो पाई, ये थिक की थिक बनी रह गई। हाँ भैया, वो भी है, और दूसरा यही है ना कि हमारी जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू वाली और ये जितनी मसल्स हैं उनका काम है स्ट्रेंथनिंग। जैसे हड्डी एक बार बढ़ गई तो फिर वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है और वो उसी शेप में अधिकतर रहती है फिर। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो उसमें थिनिंग ना आ पाए। ट्यूमर तो डिग्रेडेशन ट्यूमर का तो हो जाता है, लेकिन अगर कोई अपना अगर वो स्ट्रेंथनिंग का नहीं है, डिग्रेडेशन क्यों होएगा? वैसे भी स्ट्रेंथनिंग का डिग्रेडेशन का कोई लॉजिक भी नहीं है। आप मजबूत हुए तो हुए, हाँ, यही तो इसका बायोलॉजिकल वो है कि आपके शरीर को मजबूती देना, आपको मजबूत करना। भाई हड्डी टूटी थी, हड्डी टूटने के बाद वो जुड़ गई और पहले से बाद में बहुत मजबूत हुई, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन वो हड्डी ज्यादा मजबूत होती है बाकियों से।
उसके हाँ ऊपर ज्यादा कैलस जमा होता है 1 साल बाद अगर हम उसका एक्सरे कराएं तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इसलिए हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट हटाना जरूरी है कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी और अब मैंने इसे मजबूत कर दिया, अब कुछ नहीं होने का दोबारा। हाँ, और शायद इसीलिए इसीलिए इंसान परिस्थितियों से लड़ने के लिए मजबूत होता चला जाता है। एक परिस्थिति आई, उसने जो उसमें स्टैंड लिया वो बना का बना रहा, अगली परिस्थिति के लिए वो मजबूत हो गया हैंडल करने के लिए हाँ स्ट्रेंथनिंग करके। तो ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस भी लगता है, ये स्ट्रेंथनिंग। हाँ जी। और नेक्स्ट, हाँ इसमें भैया, इसमें रूब्रिक हमारा वो इसमें रूब्रिक उससे रिलेटेड भी पढ़ेंगे ना, बाकी उस मेंटली फ्रीडम लिबर्टिनिज्म से रिलेटेड भी तो पढ़ सकते हैं। हाँ रूब्रिक कौन कौन से आएंगे उसको चर्चा हो सकती है। अमित पाल हैं, बताओ। दीपशिका हैं। रूब्रिक कौन कौन से आएंगे यहाँ? बस ये हम लोग स्टक स्टक फीलिंग, साथ में जाएंगे। स्टक फीलिंग, रेस्ट्रिक्टेड फीलिंग। हाँ, वो डेल्यूजन ट्रैप्ड, डेल्यूजन डिग्रेडेड, और इसमें या एंटेगोनिज्म से रिलेटेड के भाई मेरे को ये काम नहीं करना था, मुझे मजबूरी में कराया जा रहा है। हाँ हाँ, स्टक स्टक का, रेस्ट्रिक्शन का, और फ्रीडम, लॉस ऑफ, इस तरह का भाव आ रहा है। इन्हीं सिचुएशन पे रूब्रिक बनेंगे। याद आ रहा है मितपाल कोई रूब्रिक? लिबर्टिनिज्म हुए, है जी? हुए, ट्रैप्ड फीलिंग हुई, ट्रैप, हाँ, डेल्यूजन ट्रैप्ड है ना, डेल्यूजन ट्रैप। ट्रैप्ड, हाँ लिबर्टिनिज्म। बस इसको आप अब हम समझ गए एंटेगोनिज्म के साथ में। एंटेगोनिज्म में भी वही है ना, मेरे से जबरदस्ती वही करवाया जाता है, जबरदस्ती वही करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहता अंदर से। हाँ, एंटागोनिज्म में फिर हमें थोड़ा सा जाके देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर हैं दो, जो आपस में जो काम अपोजिट करना था वो कहीं एक जैसा तो नहीं करने लगी। एंटागोनिज्म का भाव को यहाँ पे और कंफर्म करेंगे। एक बार पहले हमारी आपसे बात हुई थी, वहां शरीर में स्ट्रक्चर भी उसको जस्टिफाई करनी चाहिए, तब हम लेंगे। एक उसमें कुछ है जी। तो आप इसका दूसरा जो क्रॉस रेफरेंस है ना भाई, बस अंडरटेक द थिंग अपोजिट टू हिज इंटेंशन, हाँ उसका हाँ, नाम नहीं है। तो बेसिकली आपको जबरदस्ती वो करना पड़ रहा है जो मैं चाह रहा हूं, तो वो हाँ जी। आएगा इस ये रूब्रिक। और एंटागोनिज्म में आपका अपना ही मसला है, मैं अलग हूं, मेरा कोई हाँ जी, लेना हाँ। देना नहीं। तो एंटागोनिज्म में सेल्फ को लेकर के ज्यादा हमें क्लियर करनी पड़ेगी। और जबरदस्ती कोई करवा रहा है डोमिनेशन के थ्रू, उसमें भी ये वेरिकोज वेन आ सकती है, ऐसी हाँ नहीं जी। है। हाँ, तो एंटागोनिज्म को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से भी समझा जा सकता है। हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट है वीनस अल्सर, ब्रैकेट में कह रहे हैं ओपन लेग अल्सर। कॉन्फ्लिक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें वीनस अल्सर में, तब ये वीनस अल्सर बनते हैं, ओपन लेग अल्सर बनते हैं। नंबर 1 पॉइंट है ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, उसमें बोला है कॉन्फ्लिक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द पेरियोस्टियम, एक्टिव फेज और रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट, पोस्ट सेंसोरिक सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्टोडर्म से कंट्रोल्ड है। ये बेसिकली ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ किससे रिगार्ड में? रिगार्डिंग द पेरियोस्टियम। एक्टिव फेज में या रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट में ये होगा, और पोस्ट सेंसोरिक सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड है, और एक्टोडर्मल टिश्यू है। फिर ये आगे बढ़ेगा पुअर ब्लड सर्कुलेशन में, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द लेग टिश्यू, और फिर इसकी वजह से कोल्ड फिट, पेन इन सिंपैथिकोटोनिया, डैश लगा कह रहे हैं गुलट म्यूकोसा पैटर्न। तो ये
काफी अच्छा खासा ये कॉम्बाइंड होके आ रही है बात। ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट और यहाँ जुड़ जाए जहां वेरिकोज अल्सर है, और फिर इसके पार्ट बताए गए हैं कि इसमें पेरियोस्टियम से रिगार्डिंग द पेरियोस्टियम, और फिर इसमें ये बताया कि एक्टिव फेस या रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट में ये कंडीशन आएगी जिसको कवर करेगा पोस्ट सेंसोरिक सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये टिश्यू इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर एक्टोडर्म, और फिर उसकी वजह से पुअर ब्लड सर्कुलेशन, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द लेग टिश्यू होगा, जिसकी वजह से कोल्ड फिट होंगे, पेन होएगा सिंपैथिक अटोनिया में, यानी कि गुलट म्यूकोसा पैटर्न यहां पर लागू होगा। दूसरा है पॉइंट, इफ द वेन्स आर अफेक्टेड, ब्रैकेट में करें मोर फ्रीक्वेंट, तो बॉल एंड चेन सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट होगा। हम हाँ बेटा सॉरी बॉस इंटरप्ट कर जी रहे हैं जी। बस, ये ना ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, ये कैसे रिलेट होगा अल्सर से? ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट प्लस हो जाएगा जो पिछली स्थिति आ रही थी उससे। ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आप ऐसे ले लो कि जो आपकी बहुत ही इंटीमेट चीज थी आपकी वो छीन छीन ली गई, आप वो छीन ली गई आपसे। आपका अगर हम लेग से लेंगे, काफ से लेंगे, तो जो आपका जो टास्क है बहुत ही फेवरेट आपको टास्क था मिला हुआ था, वो आपसे छीन के दूसरे को दे दिया गया। जो यहाँ तो हाँ इसमें आपने बताया ना कि कॉन्फ्लिक्ट की 2-3 कॉन्फ्लिक्ट साथ चलेंगे। हाँ मेरा सबसे प्यार जिससे था वो तो छीन लिया और मुझसे जबरदस्ती ये और करवा रहे हैं हाँ, एक साथ। समझ रहे हैं दीपशिखा? तो ब्रूटल सेपरेशन को समझ लो, यहाँ फेवरेट टास्क हो सकता है, या फिर आपका कोई पर्सन को जोड़ेंगे तो फिर वो लेग से काफ से कैसे जोड़ेंगे, ऐसे देख लो, है ना? भाई जिससे बहुत प्यार करता था उसे तो तुमने भगा दिया। यहाँ मेन है बहुत ही इंटीमेट चीज, कोई इंटीमेट थिंग, आपकी कोई पर्सन भी हो सकता है, आपका साथी, आपका अब ले लो उसी को ले लो, अगर किसी की प्रेमिका छीन के ले गई किसी के पति को, किसी की महिला, कोई महिला है उसके हस्बैंड को उससे कोई दूसरी महिला ने छीन लिया एक तरह से, तो ब्रूटल सेपरेशन वहां ले जाएंगे हम। साथ में डिवैल्यूएशन को तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ऊपर कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ, है ना भाई? तो ये ऐसे आएगा बेटा। तो वहां सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जुड़ रहा है, कहीं किसी से अलग बंदा कर दिया गया। दूसरा ये अभी अमित भाई ने दूसरा पार्ट यहीं जोड़ दिया था कि एक तो उसे छीन लिया, दूसरा उसे जबरदस्ती करा रहे हैं, तो जबरदस्ती कराने वाला आ जाएगा बॉल एंड चेन वाला। हालांकि ये अपने आप में अलग पॉइंट भी दिया इन्होंने। जी। हाँ, तो इफ द वेन्स आर अफेक्टेड, बॉल चेन सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ होगा, और अगर वेन जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्ट हो रही है तो रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये सेरिब्रल मेडुला से गवर्न होगा, मेजोडर्मल टिश्यू होगा इसमें। और अब एक भाव और आ गया ऊपर, इसको पूरा करने से पहले, ये ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये जो अल्सर बनता है ये इसमें बाहर एक्टोडर्म भी शामिल हो रखी है, एक्टोडर्मल लेयर जो अल्सर बनता है ऊपर, चाहे वो पेरियोस्टियम में अल्सर हो, हड्डी के ऊपर बन रहा हो, चाहे वो स्किन के ऊपर आ रहा हो, क्योंकि जो पेरियोस्टियम है वो भी एक्टोडर्मल ओरिजिन है, और जो आउटर स्किन है वो भी एक्टोडर्मल ओरिजिन है, और उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करेगा ही जो ऊपर दिया। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है जिसमें वेन अफेक्टेड है फ्रीक्वेंटली, वहां पर बॉल चेन कॉन्फ्लिक्ट होगा, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके पीछे ज्यादा प्रोमिनेंटली। अगर वेन डायलेट हो रही है तो ऊपर वाले में वेन डायलेशन का कोई जिक्र आया नहीं है अमित शर्मा, अमित पाल भाई, दीपशिखा, लेकिन दूसरे केस में यहाँ वेन का डायलेशन भी आ रखा वेरिकोसिटी के रूप में, तो यहाँ सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट बॉल चेन की वजह से आएगा।
और रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये इसको जाहिर सी बात है सेरिब्रल मेडुला गवर्न कर रहा है और मेजोडर्म से ओरिजिन है ये टिश्यू, जिसकी वजह से पुअर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होगा ड्यू टू डिजनरेटेड वेन एंड वाल्व्स। फिर इसकी वजह से वेन इन्फ्लामेशन आएगा, वेरिसेस बनेंगी, यूजुअली अफेक्टिंग द इनर साइड ऑफ द फुट एंड और लेग। तो अगर ये इसकी वजह से अगर वीनस अल्सर बन रहा है तो वो इनर साइड होगा। ये बहुत अच्छी पहचान बता दी इन्होंने हमें, इनर साइड होगा। अगर इनर साइड है फुट के या लेग के कोई अल्सर तो जनरली उसमें वेन शामिल होंगी, बॉल चेन वाला सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला आउटर होगा अमित भाई, आउटर साइड में। हाँ जी, जिक्र करा नहीं उन्होंने, लेकिन भाव आउटर साइड का आ रहा, क्योंकि ब्रूटल सेपरेशन आउटर साइड से ही होता है, इनर साइड से थोड़ा ही होगा। हाँ जी। तीसरा पॉइंट है इफ आर्टरीज आर अफेक्टेड, ब्रैकेट में कह रहे हैं रेयरर, जो कि बहुत ही रेयर है सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। वीनस अल्सर में आर्टरी का अफेक्ट होना रेयरली मिलता है, और अगर मिला भी तो वहां भी सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट होगा। रिगार्डिंग द ब्लड सप्लाई एंड द लोकलाइज्ड एरिया, रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट होगा इसमें भी। सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करेगा, मेजोडर्मल टिश्यू इसमें अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से पुअर ब्लड सप्लाई होएगी, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा फिर उसकी वजह से, फिर जिसकी वजह से डिमाइज ऑफ टिश्यू डिमाइज होगा, टिश्यू डैमेज होगा। फिर ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी। यूजुअली द फुट एंड और लेग आउटर साइड आर अफेक्टेड। इसमें स्पेशली कह दिया अमित भाई, अगर आर्टरी शामिल हैं तो आउटर साइड अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड होंगे। हाँ, तो ऊपर इसका मतलब ब्रूटल सेपरेशन से ये नहीं जोड़ा गया, ये नहीं जोड़ा, ये जोड़ा आर्टरी और वेन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द डर्मिस। डिफाइलमेंट का मतलब इसको दूषित कर दिया, इसको दूषित कर दिया, हाँ, इसको एक तरह से गंदा कर दिया, डर्टी फीलिंग डर्मिस की। जस्ट लुक एट दोज वेरिकोज वेन्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं, हैंगिंग हीलिंग और रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। सेरिबेलम से कंट्रोल्ड है और मेजोडर्म से ओरिजिन होगा। डर्मिस जो कंट्रोल होती है वो सेरिबेलम से होती है। थिनिंग ऑफ द डर्मिस ड्यू टू केजिएशन, वो पार्ट वहां पर वो डर्मिस का पार्ट थिन होता चला जाएगा और फैटी टिश्यू में बदलता जाएगा वो, जिसकी वजह से वहां फिर वो अल्सर फॉर्मेशन होगा केजिएशन की वजह से। रिमार्क कर रहे हैं यहां कि वर्सनिंग ड्यू टू ओवर एसिडिफिकेशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कांस्टेंट स्टैंडिंग एंड बीइंग ओवरवेट। अब ये जो वीनस अल्सर है जनरली ये ओवर एसिडिफिकेशन से बढ़ेगा, एक तो बढ़ता जाएगा, यानी कि एसिडिक डाइट या बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है, एल्कलिनिटी कम हो रही है, यानी कि इसके खाने पीने से भी हो सकता है अमित भाई, और कोई एसिड को बढ़ाने वाली कोई ऐसी शरीर के साथ प्रक्रिया चल रही हो खाने के रूप में, एंगर के रूप में, या जो एसिड को बढ़ावा देती हो, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं एसिडिफिकेशन के लिए? वही आपका कहना, एंगर या कोई भी ऐसी चीज, एसिड का मतलब होता है इनडाइजेस्टेबल एंगर को, इनडाइजेस्टेबल चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए आएगा ना एसिड। तो हाँ, एक्रिडिटी बढ़ रही है बॉडी में, एक्रिडिटी बढ़ रही है, जैसे ऑक्सीजन कम हो जाती है तो भी एसिडिटी बढ़ेगी उधर, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। हाँ बेटा,
एसिडिक फूड्स बोलते हैं ना, जैसे अल्कलाइन फूड था ना ऊपर, वैसे एसिडिक फूड्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, बेकरी के हाँ। खाने, बेकरी के खाने, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ऑक्सीडाइज कॉफी ड्रिंक। है, हाँ, हाँ कॉफी, शुगर, हाँ इस तरह हाँ की चीजें। हाँ, तो उनसे ये बढ़ सकता है वीनस अल्सर। ये मेंटेनिंग कॉज टाइप का हो गया एक तरह से। हाँ, लैक ऑफ कॉज तो एक्सरसाइज। दूसरा है अंदर ही। अमित, हाँ जी। हाँ, कॉज तो हमारे जो चल रहे हैं, देखो हमारे पास होम्योपैथी में यही है ना कि अंदर से तो सही कर दो, उसकी मेडिसिन दे के अंदर से आपने ठीक कर दिया। ये मेंटेनिंग कॉज जो हो सकते हैं वो चीज है। हाँ हाँ हाँ, तो इन पे भी ध्यान रखा जाए डाइट एंड रेजिमेन के तहत। तो हाँ जी। हाँ, दूसरा इसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी वर्स हो सकता है अल्सर। कांस्टेंट अगर खड़े रहने का काम है तो ग्रेविटेशन की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, और ओवरवेट होने की वजह से भी ये वीनस अल्सर बढ़ सकते हैं, वर्स हो सकते हैं भाई। तो ये हाँ साइड जी। में जुड़ गए हाँ जी। हाँ। आके। थेरेपी में कह रहे हैं रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट सो दैट द हीलिंग कैन स्टार्ट। एल्कलाइन डाइट के लिए कहा गया, लाइट के लिए कहा गया, स्पेशली बकवीट। बकवीट वही जो कुट्टू का आटा, शायद कल बात कर रही थी दीपशिखा। स्पाइरुलिना एल्गा, एल्गी, स्पाइरुलिना का कैप्सूल लेना है प्रोटीन रिच होने के तहत। एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक्स एंड इफ नीडेड बैंडेजिंग टू प्रोवाइड रिलीफ। POSS, पोस्ट कंप्रेशन स्टॉकिंग। ये क्या है POSS? चलो, कंप्रेसिव स्टॉकिंग, व्हाइट कैबेज पॉल्टिस ऑन द अफेक्टेड एरिया, पाउंडेड अंटिल सॉफ्ट। जब तक सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक उसको कैबेज को बांधे रखो। हिल्डगार्ड ऑफ बेंजीन, आर्टिमिशिया हनी स्पेशल रेसिपी और ब्रायोनी स्पेशल रेसिपी, ये होती है, गूगल पे सर्च कर लेना। बोरेक्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इंटरनली, विटामिन D3 पेट्रोलियम इंटरनली और एक्सटर्नली, लेविलाइट्स ऑरिकम बॉडी स्प्रे। ये मैनेजमेंट है सब, पढ़ तो हम जरूर देते हैं, लेकिन इनमें से डाइट का ध्यान रखें बस। हाँ अमित। पवन बॉस, एक मेडिसिन बड़ी अलग निकल कर आई है, सब बच्चे इसको पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा, मैंने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ हमारे पास एक इन्होंने करते करता है बोरेक्स इंटरनली। हाँ बोरेक्स, जो बोरेक्स वेनाटा शायद ये वही है। और बोरेक्स का सबसे टिपिकल सिम्टम है फियर ऑफ ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, के नीचे चला गया तो उसको बहुत दिक्कत होती है। शायद इससे इसका बहुत अच्छा रिलेशन आ जाएगा, हाँ, क्योंकि ये यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन नीचे गया, नीचे अब आप फिजिकली और मेंटली भी नीचे समझ लो। हाँ नहीं, समझ बोरेक्स के इस सिम्टम्स को जाकर के ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि ये डाउनवर्ड मोशन में होने के नाते, ये चूंकि ऊपर आया था ना, खड़े रहने से भी बढ़ता है ये दिक्कत। हाँ जी। या हाँ, तो हाँ, बिल्कुल हाँ। उस तरह से देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और आर्टिमिशिया वल्गैरिस भी एक रेमेडी है, वो पता नहीं हाँ कौन जी। सी है, उसको भी जाके पढ़ सकते हैं, ऐसी बात है। फॉर फर्दर मेजर्स सी वेरिकोज वेन्स, कह रहे हैं, और वेरिकोज वेन को देख लो और क्या क्या वो कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था ठीक है। वीनस अल्सर और वेन्स या ब्लड वेसल्स यहाँ खत्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा लिम्फेटिक सिस्टम, उसको नेक्स्ट उसमें करेंगे। चलो ठीक है, किसी को पॉइंट रखना हो, राम राम जी। छोटे छोटे बड़े भाई बहन को, छोटे छोटे ये मेरे से तो सब, किसी को कुछ कहना है? डॉक्टर प्रतीक जी, डॉक्टर सिमरन? नहीं बॉस, अभी तो कुछ नहीं करना। चलो ठीक है भाई, सबको राम राम, सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन बस हाँ भैया। हमारे ग्रुप के दादा भी समाप्त